का टॉपिक है भारत की नदियाँ। उसमें सबसे पहले हम तिब्बत जो चीन में पड़ता है वो सरोवर के चेमा इंगडुंग नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। और चेमा इंगडुंग से निकलते हुए इस सिंधु नदी वो भारत को क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए अरब सागर में आके गिरती है। और भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हिमालयन नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी उसे कहते हैं जो हिमालय रीजन से बहती है, और प्रायद्वीपीय नदी उसे कहते हैं जो दक्षिणी भारत में बहती है। अब आते हैं इसमें। अब जो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं वो 5 हैं। पहला है झेलम, दूसरा चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। अब जो झेलम नदी है इस पर तुलबुल परियोजना चल रहा है। ये झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब भारत की जो प्रमुख नदी है गंगा, वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का नाम पड़ता है। और गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आके गिरती है। और जो उत्तराखंड से ही यमुना का उद्गम होता है और वह आके यूपी के प्रयाग में आके गंगा से मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदियाँ केन, चंबल, बेतवा, ये आदि जो सहायक नदियाँ हैं वो आके यमुना से मिल जाती हैं। अब यहाँ से जब गंगा पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ती है तो उसे आगे बढ़ती है क्या, बांग्लादेश में आके इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब एक मानसरोवर से ही एक नदी आती है जिसका नाम है सांगपो नदी। तिब्बत में इसे सांगबो के नाम से जाना जाता है। और इधर जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। वो पश्चिम बंगाल होते हुए आके गंगा से जहाँ मिलती है उसे मेघना का नाम दिया जाता है। जबकि जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना का नाम दिया जाता है। अब जब सिंधु जल समझौता, ये जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद 1960 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु झेलम चिनाब का 80% जल का भाग पाकिस्तान प्रयोग करता था और 20% भाग भारत प्रयोग करता था। और उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी का भाग भारत और 20% भाग पाकिस्तान। अगला है जो सतलज नदी पे एक बांध है जिसका नाम है भाखरा नांगल बांध, जो पंजाब में स्थित है। और सतलज नदी से ही एक कैनाल निकलता है जिसे इंदिरा नहर कहा जाता है, जो राजस्थान को सिंचित करता है। ठीक है। और अरावली पर्वत है एक, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। और भारत की एक ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही लुप्त हो जाती है। उसके बाद अमरकंटक की एक पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, उससे 3 प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, जो कि एक नर्मदा है, दूसरी महानदी और तीसरी है सोन नदी। एक ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ से जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है। और नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो कि जाके अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती के बीच एक सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है। उसके बाद जो अमरकंटक छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है जो उड़ीसा होते हुए जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और नर्मदा नदी जब एमपी में प्रवेश करती है तो वहाँ से एक
ऊंचाई से जैसे ऐसे ऊंचाई से गिरता है, जिसे धुआंधार जलप्रपात का नाम दिया जाता है। और उसके बाद जब उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध को भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाता है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। और गोदावरी नदी का सब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी को गोदावरी को कहा जाता है, जो कि आके पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। और कृष्णा नदी, जिस पे नागार्जुन बांध है, जो कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी भी कर्नाटक से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। जब यहाँ से क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से जब आगे बढ़ता है, जब नदी बढ़ती है तो वहाँ डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बंगाल की उस गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना बांग्लादेश में। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलती हैं तो उसे मेघना कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी ही हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं।